आज की क्लास में पढ़ेंगे विंडमिल्स के बारे में। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने हाइडल पावर प्लांट पढ़ा था, थर्मल पावर प्लांट पढ़े हमने, फिर मैग्नेटो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़े, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे जो है उसको हमने पावर प्लांट्स के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पढ़े हैं। इसके बाद एक और टॉपिक होगा सोलर एनर्जी का, उस पर भी हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो विंड मिल्स मतलब पवन चक्की से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इसका जो नाम है पवन चक्की या इसे विंड मिल्स कहते हैं। तो पवन चक्की के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे? तो पवन चक्की में आप देखेंगे जब अत्यधिक दाब से यदि हवा जब फ्लो होती है, या आप कह सकते हैं कि हवा का तेजी से चलना, जहां पर हवा तेजी से चलेगी वहां पर यदि हम पवन चक्की की इस तरह की ब्लेडों को वहां पर लगा देंगे और जब ये ब्लेड रोटेट करेंगी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के विंड मिल्स में हम जो पवन ऊर्जा है उस पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम हमारा मेन मुद्दा क्या है? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। हम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम यूज कर रहे हैं। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। अब पवन ऊर्जा में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पूरा डायग्राम कंप्लीट डायग्राम दिख रहा है आपको। ये फिगर है विंड मिल्स का। अब इस विंड मिल्स में देखिए यहाँ से ये जो नीचे वाला भाग है ये सरफेस है, इसे क्या कहेंगे हम? सरफेस, सतह दिख रहा है आपको, ये सतह है। और इस सरफेस से लेकर ये हेड है, इस हेड से सरफेस तक की जो हाइट है ये 10 मीटर से 50 मीटर होना चाहिए। मतलब ये है स्टूडेंट कि 10 मीटर से 50 मीटर तक की ये हाइट आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि विंड मिल्स के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो विंड मिल्स में पवन ऊर्जा या पवन या हवा से बिजली उत्पन्न करने की एक मेथड है। इसका यूज सबसे ज्यादा यदि आप देखेंगे तो ऐसे क्षेत्रों में बिजली उत्पन्न किया जाता है जहां पर पर्वतीय प्रदेश वाला एरिया हो या पर्वतीय क्षेत्र वाला एरिया हो, जहां पर हवाएं अत्यधिक तेज चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको कहां पर मिलेगा? एमपी में, एमपी के देवास में आपको ये देखने मिलेगा। एमपी के देवास के जम्बोदरानी ये क्षेत्र है, एमपी के जम्बोदरानी ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे, देवास जाएंगे, देवास में जम्बोदरानी वाला क्षेत्र जो है, या इंदौर जाते हुए आप जब जाएंगे, भोपाल से यदि आप बाय ट्रेन जा रहे हैं या बाय बस जा रहे हैं, बाय बस से जाएंगे तो जम्बोदरानी वाले एरिया जो क्षेत्र है वहां से जो हाईवे से बस जाती है तो आपको देखने मिलेगा वहां पर विंड मिल्स। तो ये सबसे ज्यादा कहां पर है हमारे एमपी में? देवास में देखने मिलेगा आपको। अब चलिए हम यहाँ पर पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें अब देखिए हवा जो है ये कांस्टेंट स्पीड में तो फ्लो होती नहीं है। हवा कभी तेज, कभी स्लो, कभी तेज, कभी स्लो, इस टाइप से होती नहीं। तो ये जो ब्लेड की जो स्पीड है, ये ब्लेड की स्पीड हर समय हवा का डायरेक्शन भी चेंज होता है कि नहीं? जरूरी नहीं कि हवा पूरब से पश्चिम की ओर ही फ्लो हो, लेकिन इसको ऐसे क्षेत्र में लगाया जाता है जहां पर हवा, जहां पर पवन कंटिन्यू एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में या ऐसे जहां पर हवा वाले जो क्षेत्र है, दाब वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और हमारे एमपी में देवास के जम्बोदरानी में आपको सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के विंड मिल्स वहां पर देखने मिलेंगे। ठीक है,
चलिए अब सबसे पहले ये देखें कि ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में इसकी हाइट कितनी है। तो ये सरफेस वाला एरिया है, सरफेस वाले एरिया से ये हेड वाले एरिया तक, मतलब जहां पर ब्लेड लगी हुई है ये हेड कहलाएगा। तो सरफेस वाले एरिया से हेड वाले एरिया तक, तो यहां से यहां तक की जो हाइट आपको देखने को मिलेगी, ये हाइट मिलेगी आपको 10 मीटर से 50 मीटर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और यहां से यहां तक का वाला जो भाग है यहीं पर अल्टरनेटर यूज किया जाता है। अल्टरनेटर यहाँ पर कहीं नीचे सतह पर जमीन पर हम यूज नहीं करते, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। विंड मिल्स में पवन चक्की में ये जो ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इस ऊपर वाले एरिया में अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, नीचे वाले एरिया में अल्टरनेटर कनेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए ये पूरा फ्रेम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, बेस या फ्रेम। ये पूरा फ्रेम है, इस फ्रेम में यहाँ ऊपर वाला जो एरिया आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर अल्टरनेटर यूज किया जाता है। इट मींस उसका जो हेड है, इस हेड में हम क्या लगाएंगे, अल्टरनेटर को फिट करेंगे। अब आप सोच सकते हैं अल्टरनेटर जब वहां यूज कर रहे हैं तो अल्टरनेटर कितना हैवी होता है कि नहीं। तो अल्टरनेटर में कितना हैवी होता है और अल्टरनेटर इसके हेड में या पीछे लगा हुआ है, सिस्टम कैसा होता है, चलिए इसको जानेंगे। ये क्या है, ब्लेड है, इसे क्या कहेंगे, ब्लेड है। तो जब पवन हवा इस ब्लेड से टकराएगी तो ये जो ब्लेड है ये घूमेगी, रोटेट करेगी। तो जैसे ही हवा का दाब इसके ऊपर पड़ता है तो ये जो ब्लेड है ये रोटेट करने लगती है। अब ये जो ब्लेड रोटेट करने लगेगी तो यहाँ पर सिस्टम क्या मिलेगा आपको, गियर का, गियर सिस्टम मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये जो गियर सिस्टम है, इस गियर सिस्टम में इसके पिनियन से ये अल्टरनेटर अटैच होगा। सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ये जो गियर है, ये गियर का डाया आपको बड़ा मिलेगा, ये गियर का डाया आपको बड़ा मिलेगा। अब इसका डाया अगर बड़ा है और यहाँ पर छोटा वाला गियर अल्टरनेटर का है, मतलब अल्टरनेटर के साथ जो अटैच है वो गियर का पिनियन क्या है, छोटा है, ये छोटा है। ठीक है, इसका एक चक्कर, तो इसके कितने चक्कर हो जाएंगे, 10 चक्कर। समझ में आ रहा है। यदि एक बार ये टरबाइन की ब्लेड, ये धीरे रखो, विंडमिल्स की ब्लेड एक बार यदि रोटेट करेगी, एक चक्कर यदि लगाती है तो उसके एक चक्कर में यहाँ पर अल्टरनेटर कितने चक्कर हो जाएंगे, 10 चक्कर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो पिनियन है, इसका जो गियर है ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका एक चक्कर लगाना तो इसके 10 चक्कर के बराबर होता है। तो जैसे जैसे ये ब्लेड रोटेट करेगी तो उसके साथ इसका जो गियर मैकेनिज्म है, उस गियर मैकेनिज्म के कारण यहाँ पर जो अल्टरनेटर, वो अल्टरनेटर इसके एक चक्कर, तो अल्टरनेटर के 10 चक्कर हो जाएंगे। तो ऐसा कंटिन्यू फ्लो होता है। अब देखिए हवा की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले तो हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो हवा की जब स्पीड 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तब ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और नहीं तो 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होगी, मतलब धीरे धीरे रोटेट कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। याद रखेंगे ये भी। तो इसकी स्पीड भी एक कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसकी स्पीड को भी मेंटेन कैसे करेंगे, तो आइए चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले विंडमिल्स की जो हाइट कितनी होती है बेटा, हाइट होती है 10 मीटर से 50 मीटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो ब्लेड का डायमीटर मिलेगा आपको, तो ब्लेड का डायमीटर कैसा होगा, देखिए ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ठीक है। ये ब्लेड बन गया, ये बीच वाला भाग है, दिख रहा है आपको। ये मानकर चलिए ये इसका बेस है और ये नीचे जमीन में लगा हुआ है। तो ये जो पोल है यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट होगी, इस हाइट को 25 मीटर कहा है, याद रखना। तो इसके डायमीटर का ब्लेड का जो डायमीटर होगा वो कितना मिलेगा आपको, 25 मीटर मिलेगा। कितना, 25 मीटर। तो आधी प्लेट और ये आधी प्लेट दोनों मिला के एक प्लेट हो गया।
इन दोनों ब्लेड के जो है डिस्टेंस है, इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर मिलेगा आपको कितना मिलेगा 25 मीटर। तो इस ब्लेड का जो डायमीटर है वो 25 मीटर आपको प्राप्त होगा, ये याद रखेंगे। तो विंडमिल्स में पवन चक्की में इसकी जो ब्लेड होगी उस ब्लेड की उसका जो डायमीटर होगा वो 25 मीटर होगा। उसके बाद अल्टरनेटर को उसके हेड पर लगाया जाएगा और अल्टरनेटर के पीछे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ब्लेड है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का। मतलब हवा के वेग को, ये जो पीछे ब्लेड दिख रहा है वो, इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लेड के क्षेत्रफल को परिवर्तित करना होगा। तो ये ऑटो मैकेनिज्म होता है, ये ऑटोमेटिक, इसका जो क्षेत्रफल है उसका एरिया ऑटोमेटिक रोटेशन में चेंज होता है। जैसे कि ये मानकर चलिए अभी पूर्व दिशा से हवा फ्लो हो रही है, हवा की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो ये जो ब्लेड दिख रहा है, ये ब्लेड जब रोटेट करेगा तो इसका जो हेड है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा। अब मानकर चलो धीरे धीरे ब्लेड शिफ्ट हो रही है, मतलब हवा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है। तो जब हवा पूर्व से पश्चिम की ओर शिफ्ट होगी तो उसको शिफ्ट का काम कौन करेगा, तो ये जो ब्लेड है ये शिफ्ट करने का काम करता है। मतलब कि इस ब्लेड का ये जो विंडमिल दिख रही है इसका रोटेशन चेंज करने का काम किसका होता है, तो ये ब्लेड का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो विंड स्पीड होना चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट, यदि विंड की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ही विंड मिल से पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। पावर जनरेट रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी, यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, बिजली उत्पन्न करना है, तो उसकी रिक्वायर्ड जो स्पीड होगी वो 12.6 किलोमीटर पर आवर होगी, 12.6 किलोमीटर पर आवर। यदि पावर जनरेट की रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होनी चाहिए, 12.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जब यदि इस ब्लेड के रोटेशन की स्पीड होगी तब ही अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको वायर या कनेक्शन के माध्यम से हम नीचे निकाल लेंगे, केबल के माध्यम से। ये अल्टरनेटर है, ये ब्लेड है, जब ये ब्लेड 12.6 की स्पीड से रोटेट करेगी तब ही ये अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जब अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे केबल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको बाहर निकाल लेंगे और उसको फिर हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज उसको स्टेबल कर देंगे, वोल्टेज बढ़ा लेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर देंगे या यूज में लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर जनरेटर जो रिक्वायर्ड है पावर जनरेट करने का वो रिक्वायर्ड स्पीड होगी 12.6। उसके बाद देखेंगे टोटल इफिशियंसी, तो पावर चक्की की टोटल जो इफिशियंसी होती है वो 30% होती है, याद रखेंगे। तो ये टोटल जो इफिशियंसी होती है ये 30% मिलेगी आपको। लेकिन आइडियल कंडीशन में यदि हम पावर चक्की की इफिशियंसी देखें तो ये होती है 59%। मतलब आइडियली आदर्श रूप से देखें उसकी कंडीशन में तो आइडियली 59% इसकी आइडियल एफिशिएंसी होती है। उसके बाद विंड, और विंड की वेलोसिटी जब चेंज होती है, विंड का मतलब हवा का वेग चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, और जब स्पीड चेंज होगी तो जनरेटर से जो अल्टरनेटर से वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वोल्टेज भी चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो हवा की जो स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए या जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर ब्लेड, ये जो पिच दिख रहा है वो ब्लेड की पिच का रोटेशन चेंज कर देते हैं। मतलब उसका जो एरिया है ब्लेड का जो क्षेत्रफल है उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ब्लेड के पिच को चेंज करके उसके हम कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ब्लेड दिख रहा है आपको
दिख रहा है प्लेट आपको? ये प्लेट का ये पिच हो गया पूरा। अब ये जो प्लेट का पिच है, हम इसी के क्षेत्रफल को, इसी के एरिया को परिवर्तित करके हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करते हैं। चलिए कैसे, इसको समझेंगे। हवा का वेग जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये विंड की जो प्लेट है ये घूमने लगेगी। जब विंड की ये प्लेट मतलब कि ये पवन चक्की की जो प्लेट है ये घूमने लगेगी तो उससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिज्म अल्टरनेटली रोटेट करने लगेगा। जब अल्टरनेटर रोटेट करेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन कब की कंडीशन है? जब ये प्लेट कांस्टेंट स्पीड से घूमेगी। पवन चक्की में ये पवन की जो ब्लेड है ये यदि कांस्टेंट स्पीड से घूमती है, एक समान गति से घूमती है, तो अल्टरनेटर भी एक समान गति से घूमेगा और हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन मानकर चलो कि हवा का वेग कम ज्यादा हो रहा है। जब हवा का वेग कम ज्यादा हो जाएगा तब की सिचुएशन में हमें वोल्टेज कम मिलेगा, ज्यादा वेग होगा तो ज्यादा मिलेगा, फिर स्पीड कम हो गई तो कम वोल्टेज मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमें बचने के लिए वोल्टेज कम ज्यादा हमें प्राप्त हो रहा है, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं मेरे स्टूडेंट कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हम ब्लेड के पिच को चेंज करते हैं। तो ब्लेड का जो पिच है ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लेड का पिच है, इस पिच को चेंज कर देते हैं, ये रोटेट कर देते हैं, परिवर्तित होता है। तो ब्लेड का पिच यदि हम चेंज कर दें तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है डियर स्टूडेंट? उसके पीछे रीजन ये है कि ब्लेड का क्षेत्रफल यदि कम कर दें या क्षेत्रफल को बढ़ा दें। यदि क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, जैसे कि मानकर चलिए ये कॉपी है, ठीक, ये कॉपी है, ये दिख रही है आपको कॉपी। यदि इधर से हवा का वेग ज्यादा आ रहा है और मैं इसको सीधे इस टाइप से ढकेलूं तो इसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा कि नहीं? और यदि मैं ऐसा रख के यदि इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा? हवा का वेग इस पे कम लगेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या हो गया? कम हो गया, और इसमें एरिया ज्यादा हो गया। तो वही सिस्टम को यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब प्लेट का यदि प्लेट का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, स्पीड कंट्रोल हो जाएगी तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएंगी, और हमें आउटपुट के रूप में जो वोल्टेज प्राप्त होगा एसी वोल्टेज ये कांस्टेंट मिलेगा। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जनरेटेड ईएमएफ है या जनरेटेड वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स फाई और स्पीड के। जनरेटेड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई एंड स्पीड। कैसे? देखिए यहां पर ये फार्मूला है, Eg is proportional to phi into m। देखिए यदि स्पीड को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, फ्लक्स भी बढ़ेगा। किसी एक पक्ष को यदि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Eg is equal to phi m, ठीक है, मतलब ये एक पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो स्पीड भी बढ़ाना होगा। कहने का मतलब ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड के ऊपर यदि इसको हम तेजी से घुमाते हैं, मतलब इसमें हवा का जो वेग है वो तेजी से बढ़ता है तो ये तेजी से घूमेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि इसकी हवा काटने की मतलब कि यही पिच ऑफ ब्लेड, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल यदि सीधा हो जाए, मतलब सीधे सीधे प्रेशर पड़े, हवा का वेग उसके ऊपर पड़े तो वो उसमें हवा का वेग ज्यादा लगेगा, वो और तेजी से घूमेगी। लेकिन यदि पिच ऑफ ब्लेड, इस ब्लेड का जो पिच है या क्षेत्रफल जो है ये यदि कम हो जाए तो हवा को उतना काट नहीं पाएगी, जब हवा को काट नहीं पाएगी तो ये स्लो घूमेगी। तो इसी के माध्यम से क्या करते हैं, इसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यदि अधिक वोल्टेज चाहिए तो हमें स्पीड भी ज्यादा चाहिए, तो हम इसको इस माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें यदि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए Pn/120 ये एक फार्मूला है, FNS = 120
हमने इसी फार्मूले को स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना था क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है, तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करने के लिए हमें नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड m इसको भी कांस्टेंट करना होगा। मतलब कि यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ये देखो, ये स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है, यदि हम स्पीड बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम इसको इस तरीके से सेट करते हैं। इसका मैकेनिज्म इस टाइप से होता है कि हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और चाहिए हमें 11 केवी, तो 11 केवी की वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी हमें आउटपुट के रूप में इस अल्टरनेटर से चाहिए। तो हम उसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे और स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम प्लेट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करते हैं। तो प्लेट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है, आप देखेंगे बड़ी-बड़ी यदि फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ सबसे ज्यादा आपको विंडमिल्स देखने मिलेंगे। इतने बड़े-बड़े साइज के विंडमिल्स आपको देखने मिलेंगे कि इस हेड के ऊपर यहाँ अल्टरनेटर जहाँ रखा है वहाँ जब कोई आदमी चढ़ जाता है तो वो छोटा सा दिखता है, मालूम है? इतनी बड़ी-बड़ी विंडमिल्स हैं कि आप देखते रह जाएंगे, 5-5 मंजिला 4-4 मंजिला इतनी हाइट वाली आपको ये जो है विंडमिल्स देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि प्लेट के पिच को चेंज करके हम इसकी कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। पावर निकालने का इसका फार्मूला है 0.5। फिर ये जो दिख रहा है P की आकृति, इसे कहते हैं रो, इसे क्या कहा जाता है, रो। तो पावर P इज इक्वल टू 0.5 रो V/3 की पावर इनटू A है। अब ये A क्या है, रो क्या है, V क्या है, 0.5 क्यों आया, ये सब चीजों को यहाँ पर जानेंगे। लेकिन ये फार्मूला हमें याद रखना जरूरी है। यदि हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना, एग्जाम में तो यही पूछेगा। तो मेन चीज है कि पावर इज इक्वल टू 0.5 रो V/3 A। तो इसमें जो पावर डिपेंड करता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डेंसिटी इन एयर पार्टिकल इन किलोग्राम मीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो घनत्व है एयर पार्टिकल का, मतलब हवा का जितना घनत्व होगा, इधर ध्यान दो, हवा का जितना घनत्व होगा उस घनत्व के आधार पर ही ये प्लेट रोटेट करेगी। यदि हवा का दबाव उसका घनत्व कम होगा तो प्लेट तेजी से रोटेट नहीं करेगी। यदि हवा का दबाव ज्यादा होगा, उसकी गति ज्यादा होगी तो घनत्व ज्यादा होगा तो ये प्लेट रोटेट करेगी। तो वो डिपेंड करेगा, ये जो पावर आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा एयर पार्टिकल। तो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल मतलब हवा के घनत्व पर डिपेंड करेगा। सेकंड है यहाँ पर v लिखा हुआ है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ विंड, तो हवा का वेग। दूसरी बात, पावर डिपेंड करेगा हवा के वेग पर। हवा का जितना वेग होगा उसी के आधार पर इस ब्लेड को रोटेट करेंगे, मतलब ये ब्लेड हवा के वेग के आधार पर ही रोटेट करेंगे। तो हवा का वेग, जितना हवा का वेग होगा उसी आधार पर पवन चक्की की जो ब्लेड है वो रोटेट करेगी और उसके साथ अल्टरनेटर अटैच है वो रोटेट करेगा और आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। उसके बाद पावर किस पर डिपेंड होगा, एरिया ऑफ ब्लेड। तो ब्लेड का जो एरिया है, यदि यहाँ पर ब्लेड का एरिया भी इतना है, ठीक है, ये जो ब्लेड का एरिया है पिच ऑफ ब्लेड, तो ब्लेड का जो एरिया होगा डियर स्टूडेंट, ये इस पर भी डिपेंड करता है। यदि और चौड़ा कर देंगे, मान कर चलिए इतना चौड़ा कर दिए हमने ब्लेड, जब इसमें विंड का प्रेशर पड़ेगा, हवा का वेग पड़ेगा, तो ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, मतलब हवा इसमें जो ज्यादा टकराएगी तो हवा का वेग इस पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये और तेजी से रोटेट करेगा। तो ये डिपेंड करेगा हवा के वेग पर। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का जो माजा होता है, आपने देखा होगा, धागा बांधते हैं उसके ऊपर माजा यूज करते हैं, वो हवा के वेग से उड़ती है कि
तो वैसे ही यहाँ का जो पीछा ब्लेड है, मतलब ये जो ब्लेड का जो पीछा वो डिपेंड किस पर करेगा। तो पावर जब हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए तो हवा के वेग पर डिपेंड करेगा। दूसरा, पहला डेंसिटी इन एयर पार्टिकल, तो हवा दिख रहा है तो हवा का घनत्व कितना होगा उस पर पावर डिपेंड करेगा। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब हवा की जो वेग है उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, एरिया ऑफ ब्लेड, ब्लेड का कितना क्षेत्रफल है, ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा हवा काटेगी, उससे ब्लेड रोटेट करेगी और अल्टरनेटर घूमेगा। तो ये डिपेंड करते हैं कुछ की पॉइंट्स है इसके। ये आउटपुट पावर इज डिपेंड टू डेवलप डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल, इसमें वेलोसिटी ऑफ विंड और उसके बाद एरिया ऑफ ब्लेड। ये तीन चीज पर डिपेंड करेगा कि हमें अल्टरनेटर से जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम हमें आउटपुट प्राप्त चाहिए। तो यहाँ पर टरबाइन ऑफ या स्टॉप की कंडीशन होती है, तो ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर कट ऑफ स्पीड होती है इसकी, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा। तो यहाँ पर टरबाइन ऑफ या स्टॉप 90 किलोमीटर पर आवर कट ऑफ स्पीड होती है इसकी। उसके बाद ये मैक्सिमम पावर यदि हमें प्रोड्यूस करना है इस विंड मिल से, इस पवन चक्की से हमें मैक्सिमम पावर यदि प्रोड्यूस करना है, अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करना है हमें अल्टरनेटर से, तो हम इसको कितनी स्पीड में चलाएं कि अधिकतम वोल्टेज प्राप्त हो। तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करना है हमें तो 36 से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। इस ब्लेड के घूमने की गति 36 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए हमें हवा का वेग। यदि 36 से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा का वेग हमें प्राप्त होता है तो हमें आउटपुट के रूप में अल्टरनेटर से अत्यधिक वोल्टेज प्राप्त होगा, और यह वोल्टेज हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। उसको हम ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू आउटपुट उसको वोल्टेज अप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के थ्रू देखो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा 11 kV। हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको 130 kV में कन्वर्ट किए, इसलिए कब किए वोल्टेज को। अब हमें वोल्टेज आउटपुट के रूप में कितना मिल गया 132 kV, इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विंडमिल्स होते हैं, उन विंडमिल्स को जैसे यहाँ पर चलिए लाइन से 4 विंडमिल्स लगे हुए हैं, तो 4 विंडमिल्स 4 अल्टरनेटर, 4 अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको एक ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे और वहाँ ट्रांसफार्मर लगा देंगे। उस ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज स्टेप अप होगा उसको फिर क्या करेंगे हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर देंगे, और वही ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिट होगा वो आगे चल के आपको आपके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा, पावर बोर्ड से उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट कि जब तक 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा होगी तब ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। आपने देखेंगे धीरे 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 घूम रहा है यदि विंडमिल तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है इसका गियर मैकेनिज्म, क्योंकि गियर इसका जो गियर है यहाँ पर आपको बड़ा मिलेगा और अल्टरनेटर के पास जो गियर होगा उसका छोटा मिलेगा। इसका यदि एक चक्कर तो उसका 10 चक्कर, इसलिए हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि ये विंडमिल्स इतने स्लो घूम रही है, उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्राप्त होती भी नहीं, जनरेट होती होगी नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन उसकी गति मिनिमम कितनी होनी चाहिए 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी होनी चाहिए, हवा की गति होनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए हाइट बता दिया आपको, डायमीटर ऑफ ब्लेड बता दिए, विंड की स्पीड, तो हवा की जो गति है इस हवा की गति को यहाँ पर याद रखना है आपको। मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब हवा चलेगी तो ये ब्लेड रोटेट करेगी। इस ब्लेड की जो स्पीड है वो 12.6 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। एक चीज है इसमें कि इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा
इस प्लांट की जो विश्वसनीयता होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करना पड़ता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता कम होती है। क्योंकि कभी हवा चली कभी नहीं चली, यदि कांस्टेंट मिल रहा है आपको आउटपुट के रूप में वोल्टेज तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसके 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को दे दी है। इस प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो नगण्य होती है। रनिंग कॉस्ट की यदि आप बात करें तो प्लांट की रनिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि हमें इनपुट के रूप में कोई चीज दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। हवा तो नेचुरल है, अब यहाँ हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना, तो हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो इनपुट तो नेचुरल है, हवा नेचुरल है, इनपुट कुछ दे नहीं रहे, हमें इनपुट में कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है, कोई भी चीज नहीं लग रही हमें। जैसे कि कोयले से बिजली बनाते तो हमें इनपुट के रूप में कोयला लगता है, इसमें हवा से बिजली बन रही है तो हमारे पास हवा तो पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, इसीलिए इसका जो इनपुट कॉस्ट होता है वो 0 होता है। आया समझ में आपको? ठीक है, इतना समझ में आया? कुछ नहीं आया? क्या समझ में आया? विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होगी? जब हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, जब हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, हवा की गति, उस समय ब्लेड की जो वेलोसिटी, जो ब्लेड दिख रहे हैं, इसकी गति कितनी होना चाहिए? 12.6 किलोमीटर प्रति हवा, इतनी होना चाहिए। उसके बाद मेन जो रिक्वायरमेंट होती है पावर जनरेट रिक्वायर्ड स्पीड, तो पावर जनरेट रिक्वायर्ड स्पीड 12.6 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों की पॉइंट है, इनको याद रखना होगा। पावर जनरेट किस कंडीशन में होगी? 12.6 किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों के बीच का जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी आप यदि इसकी थ्योरी लिखते हैं तो इसकी थ्योरी में एक एक चीजों को अल्टरनेटर कहाँ अटैच होता है देख लीजिए। उतने हाइट वाले एरिया में मतलब 10 मीटर से 50 मीटर इसकी हाइट है और 50 मीटर ऊंचे में अल्टरनेटर लगा हुआ है, तो इसका जो बेस होगा, इसका जो पोल होगा, ये पोल का बेस काहे का बना हुआ है? तो ये कास्ट आयरन, ठीक है, या ऐसे मेटल का या ऐसे धातु का बना होगा जिसमें इसकी जो स्ट्रेंथ होगी अच्छी होगी, तो ऐसे मटेरियल का भी बना होता है। क्योंकि अल्टरनेटर के जो आप देखेंगे इसका साइज भी बड़ा मिलेगा, दूसरी बात इसका वेट ज़्यादा होता है और वेट को भी मेंटेन करना है। यहाँ पर ये हेड है और हेड के साथ ये ब्लेड भी रोटेट कर रही है, फिर यहाँ पर अल्टरनेटर भी लगा हुआ है, तो अल्टरनेटर का वेट, ये पूरे पोल स्ट्रक्चर का वेट, फिर ये ब्लेड का वेट, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर इसको संभालना है। तो ये इतना जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऐसे मेटल का यूज करेंगे, ऐसी धातु का यूज करेंगे जो हल्की भी हो। भाई हल्की होगी तभी तो ब्लेड रोटेट करेगी, यदि भारी धातु की आप ब्लेड बना देंगे तो ब्लेड तो रोटेट ही नहीं करेगी, तो हल्के धातु की बनाना पड़ेगा हमें। तो हल्के धातु की ब्लेड बनाएंगे। पीछे वाला जो बेस है, ये बेस दिख रहा है, यहाँ पर अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर का वेट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्टरनेटर का जो वेट है बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो फ्रेम होगा उस फ्रेम को भी, बॉडी को भी इस टाइप से डिजाइन करेंगे कि यहाँ से अंदर, ध्यान दीजिएगा, अब मानकर चलो कभी अल्टरनेटर के अंदर फॉल्ट आ गया, उसको कैसे रिपेयर करेंगे? चढ़ के, जैसे आपने टावर देखा होगा जी, टावर में आप देखेंगे अंदर 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 चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है, यहाँ पर सीढ़ी होती है, इस टाइप की सीढ़ी होती है जी, सीढ़ी को चढ़ने के लिए इस टाइप की सीढ़ी होती है। तो इस सीढ़ी के माध्यम से भी यहाँ अल्टरनेटर के पास कौन से नियम, यदि इसमें फॉल्ट होगा तो फॉल्ट को हमें रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए यही से सीढ़ी से चढ़ा जाता है। और जो आउटपुट के रूप में यहाँ पर अल्टरनेटर में जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी को केबल के माध्यम से ही बाहर निकाला जाता है, इसको भी याद रखना है आपको।
एग्जाम में कई बार विंडमिल्स, यदि आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो विंडमिल्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, या इसकी थ्योरी आपको पूछने के लिए आ जाएगा, एग्जाम में पूछता ही है। कोई भी एक पावर प्लांट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पूछा ही जाएगा, चाहे थर्मल हो, चाहे आइडियल हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे विंडमिल्स हो, चाहे सोलर एनर्जी हो। तो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसमें रनिंग कॉस्ट कुछ लग रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा है। हवा, हमें ये चेक करना है कि जहां पर हवा का वेग, जहां पर पहाड़ी एरिया है वहां पर हवा का वेग ज्यादा है, बस वहां पर जो कंटिन्यू हवा फ्लो हो रही है, एयर का जो हमें वेग देखना पड़ेगा उसका वेग, उसके हिसाब से आप इंस्टॉल कर दो। हाँ, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट जीरो है। रनिंग कॉस्ट समझते हैं इसको, इसका जो प्रचालन हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे पहले तो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट चालू कर देगा ये, तो रनिंग कॉस्ट होगा। तो रनिंग कॉस्ट इसका जीरो है, एक खासियत यही है। जैसे थर्मल पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि उसमें कोयला हमें चाहिए, रॉ मटेरियल के रूप में कोयला चाहिए, हमें कोयला लाना पड़ेगा, उसको फिर प्योर करना पड़ेगा, उसके अंदर की अशुद्धि निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा और उसके बाद हम कोयले को जलाएंगे। तो उसमें रनिंग कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय जय